हेलो दोस्तों, आरबी क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं लेके आया हूँ प्री बीएसटीसी की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो चलो हम देखते हैं प्री बीएसटीसी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनों के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले ये देखिए, जो आपको दिखाई दे रही है पुस्तक आरबीडी द्वारा ये लिखित पुस्तक है, जो प्री बीएसटीसी देख लो या राजस्थान का कोई भी एग्जाम देख लो, उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। एक तो ये जितनी हो सकती है उतनी गहराई से इसमें लिखा हुआ है, यानी संपूर्ण ज्ञान दे रखा है। दूसरी, यानी ये क्या है, इतनी सरल भाषा में समझाया गया है कि जिससे सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। यानी जैसे आपने अभी 12th पास किए किसी ने, तो 12th के बाद किसी के आर्ट है, किसी के साइंस मैथ है ना, तो उसके क्या साइंस मैथ वालों को जीके थोड़ा टफ लगता है। तो उनके लिए ये जो बीएसटीसी जो आरबीडी द्वारा पुस्तक प्रकाशित की गई है, उसमें एकदम सरल और सटीक भाषा के माध्यम से इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। तो राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, उसकी दृष्टि से आरबीडी एक बेस्ट किताब है। तो आप पे ज़रूर एक बार इस किताब को लेके आए और इसके अंदर दिए गए सभी क्वेश्चनों का हल करें। इसमें जो पीछे के जितने भी एग्जाम हुए उनके मॉडल पेपर भी हल सहित दिए गए हैं और पूर्णतः गहराई के साथ इसमें पाठ्यक्रम दिया गया है। और बीएसटीसी ही नहीं, राजस्थान के ऑल एग्जाम जो क्या है उनकी दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट पुस्तकें प्रकाशन किया गया है। जिसमें आप देख लो, अगर आपको अलग से लेनी है भारतीय अर्थव्यवस्था, तो उसके लिए भी आरबीडी द्वारा किताब प्रकाशित की गई है। या फिर आपको आर्थिक समीक्षा यानी राजस्थान का बजट 2023-24 चाहिए, तो भी एकदम सरल भाषा में समझाया गया है आरबीडी द्वारा। और राजस्थान सुजस यानी वार्षिकांक चाहिए आपको, तो भी ये किताब प्रकाशित की गई है, जिसमें एकदम सटीक और सही जानकारी आपको मिलेगी। आगे देखते हैं, इसमें अग्निवीर हो या सीआरपीएफ हो या फिर एचपीएससी हो, यानी कोई सा भी आपके एग्जाम हो, उसकी दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बुक है आरबीडी। और इसमें भारत का भूगोल भी इसमें किताब है, उसमें हस्तलिखित नोट्स भी मिलेंगे आपको। और ये चेटक, ये तो नाम सबने सुन रखा है। अगर राजस्थान का इतिहास गहराई से पढ़ना है तो एकमात्र पुस्तक है वो है चेटक, यानी जिसको सुभाष जी चारण द्वारा और आशु जी चौहान द्वारा खुद के द्वारा ये, यानी ये लेखक है इनके, और इनके द्वारा संपूर्ण इतिहास का विस्तार से इसमें क्या है प्रकाशन किया गया है। तो इसका द्वितीय संशोधन संस्करण भी आ चुका है, तो एक बार जरूर ले। आगे हम देखते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो एक बार ये आरबीडी अवश्य खरीदे आप। आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन, केंद्रीय परिवर्तित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्रिशियल योजना राज्य में किन किन फसलों पर क्रियान्वित की जा रही है। यानी उन फसलों के नाम बताने हैं जो क्या केंद्रीय परिवर्तित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उन फसलों को शामिल किया गया है। यानी राज्य में कौन सी दो फसलें हैं जो आपकी ये फसलें दे रखी है जिनको इसमें शामिल किया गया है। क्या वो बाजरा और जौ है, मक्का और बाजरा है, या फिर बाजरा और जवार है, या फिर जौ और बाजरा है। तो इनमें से आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन सी बाजरा और जवार राष्ट्रीय यानी केंद्रीय परिवर्तित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत इसमें शामिल है। जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जवार के लिए 2018-19 में जवार के लिए तो 10 जिले राजस्थान के 10 जिले शामिल है, तथा बाजरा के लिए 21 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल है? 21 जिले इसमें शामिल है, ये ध्यान में रखोगे आप। तो इसमें क्या है, बाजरा और जवार। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम आपका नहीं बर्बाद करेंगे।
थोड़े समय में बहुत कुछ सीखना है आपको। दूसरा है कोटा के हाड़ा चौहानों की कुल देवी कौन है या कुल देवी है, यानी जो आपके ऑप्शन दे रखा है इनमें से बताना है कि आपके जो कोटा के चौहान है हाड़ा चौहान उनकी कुल देवी कौन सी है। जोगनिया माता, बदाना माता, ब्राह्मणी माता या फिर विजासना माता या विजासन माता। तो बताना है कि कोटा के जो हाड़ा चौहान है उनकी कुल देवी, कोटा के हाड़ा चौहान इनकी कुल देवी है वो भदाना माता है, ऑप्शन बी भदाना माता, जिनका मंदिर कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में है। और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति मुठ की चपेट में आ जाता है उसको मौत के मुंह से बचाने के लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है, यानी मुठ में आए व्यक्ति का क्या है इलाज होता है यहाँ पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राज्य की नई सौर ऊर्जा नीति के तहत सरकार ने कुल कितने मेगावाट तक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का टारगेट या लक्ष्य रखा है। यानी नई सौर ऊर्जा नीति के तहत राजस्थान सरकार ने कितने मेगावाट तक सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। तो इसमें आपके ऑप्शन ए यानी 30,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उत्पादन करने का टारगेट रखा है। ध्यान में रखोगे कितना, 30,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उत्पादन करने का। इसमें जो प्राइवेट निवेशक है तथा सरकारी समितियां सभी मिलकर के क्या करेगी कि इस सौर ऊर्जा नीति के तहत 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या नंबर आपका 4, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। यानी भगवान शिव को समर्पित जो शिवाड़ का मेला है उसका आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर या प्रतापगढ़। तो इनमें से बताना है कि जो भगवान शिव को समर्पित है शिवाड़ का मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो इसमें आपके ऑप्शन सी सवाई माधोपुर में क्या है, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ मेले का आयोजन होता है। शिवरात्रि के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का अंतिम या फिर 12वां जो ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना यहाँ सवाई माधोपुर में हुई है। अंतिम या फिर 12वां जो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना यहाँ है और यहाँ कौन सा है, सवाई माधोपुर में। और यहाँ पर क्या है, शिवरात्रि के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या गरीबी को कम करने के लिए पश्चिमी राजस्थान में चलाया जाने वाला कार्यक्रम एम पावर किसके द्वारा संचालित है, किसके द्वारा संचालित है। यानी पश्चिमी राजस्थान में गरीबी को कम करने के लिए जो एम पावर कार्यक्रम चलाया जा रहा था, अभी है नहीं यानी वर्तमान में बंद है, तो इसको करना आपको था, संचालित था, वो किसके द्वारा चलाया जा रहा था। क्या वो एशियाई विकास बैंक द्वारा था, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा था, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष या रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा था, या फिर कनेडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा वो संचालित था या चलाया जा रहा था। तो आपको राइट आंसर बताना है कि कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष तथा रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा ये संचालित था, जो आपको क्या है वर्तमान में ये क्या है बंद है। ऐसा बताना है कि ये वर्तमान में बंद है। और ये चलाया कब से था, 2008 से 2008 से चलाया जा रहा था, जो वर्तमान में बंद है। वर्तमान में क्या है, बंद है, ये ध्यान में रखोगे। ये जो ट्रस्ट है वो वर्तमान में बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या है कि विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी लोक देवियों में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से ये एक है, तो ये ध्यान में रखोगे। क्या शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को आती है, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को आती है, या फिर कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आती है, तो ये आपको बताना है। शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है। कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में, सील डूंगरी के पास। और शीतला माता का जो वाहन है वो क्या है? गधा है शीतला माता का वाहन, तो ये भी ध्यान में रखना है। मंदिर कहाँ है? जयपुर में, चाकसू जयपुर, वहाँ पर मेला भरता है। और शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, यानी शीतला अष्टमी को ही चैत्र कृष्ण अष्टमी कहते हैं, या फिर चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही क्या कहते हैं? शीतला अष्टमी कहते हैं। इस दिन क्या है? एक दिन पहले का बना हुआ भोजन होता है, उसका शीतला माता को क्या लगता है? भोग लगता है, यानी जो पहले दिन का भोजन बना होता है उसका भोग लगता है। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि शीतला अष्टमी के दिन ही मारवाड़ में एक त्यौहार मनाया जाता है, घुड़ला त्यौहार। यानी एक छिद्रित मटके में महिलाओं के द्वारा उसके अंदर एक दीपक जला करके और उसकी क्या है? बंदोली निकाली जाती है। उस प्रकार से ये जो है वो भी चैत्र कृष्ण अष्टमी या शीतला अष्टमी के दिन मारवाड़ में क्या मनाया जाता है? घुड़ला त्यौहार। ये भी आप ध्यान में रखोगे। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति के निर्धनतम तथा मुक्त कराए गए बंधुओं मजदूरी के लिए निःशुल्क मकान उपलब्ध कराना है। यानी इनमें से ऐसी कौन सी योजना है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, यानी जो निर्धन है, गरीब है, उनके लिए निःशुल्क मकान उपलब्ध करवाना है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण या राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, गंगा कल्याण योजना, ये गंगा से संबंधित है। ये राष्ट्रीय परिवारों को खाद्य योजना से संबंधित है। इंदिरा आवास योजना या फिर अंत्योदय, ये भी अन्न से संबंधित है। तो ये इंदिरा आवास योजना जो 2016 से चालू है, इसके तहत क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति के जो निर्धनतम व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उनको निःशुल्क मकान उपलब्ध कराना इसका क्या है? लक्ष्य है, टारगेट है। ये ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में दामनी क्या था? तो ये क्या एक प्रकार का राजस्व कर था? यानी बताना है कि मारवाड़ में दामनी क्या था। क्या एक राजस्व कर था, सिंचाई करने का औजार था, या फिर कलात्मक जूतियां हैं जैसे मोजड़ी, है ना, वो मारवाड़ की है, जोधपुर की प्रसिद्ध है, ओढ़नी का एक प्रकार है। तो इसमें बताना है कि कौन सा मारवाड़ में दामनी क्या है या क्या था, तो बताना है आपको। सिंचाई करने का एक औजार, कहते हैं ना गजबन पानी ने चाली, है ना, पानी को चली बन ठनके। अब आप भी बताओ, क्या बन ठनके कोई महिला पानी के लिए जाती है? नहीं जाती है, नहीं जाती है ना। तो क्या ये एक सिंचाई से संबंधित औजार तो नहीं है, और एक राजस्व कर भी नहीं है। कलात्मक जूतियां जिनमें मोजड़ी है, ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो ये क्या है? एक ओढ़नी का प्रकार है। क्या है? जो मध्यम वर्ग की स्त्रियां हैं वो ओढ़नी में एक विशेष कसीदाकारी करके और जो ये ओढ़नी ओढ़ती है उसको क्या कहते हैं? उसको दामनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दामनी कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखोगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या नंबर 9, क्या स्वच्छ राजस्थान स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ कब किया गया? स्वच्छ राजस्थान स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ कब किया गया? यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको ध्यान में रखना होता है कि ऑप्शन कुछ एक ऐसे दिए होते हैं जिनसे सीधा पता चलता है कि इसका यही राइट होगा। तो कैसे? 1 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 10 अक्टूबर 2014, 15 अक्टूबर 2014। तो इनमें से एक विशेष तिथि है 2 अक्टूबर,
यानी ये डेट क्या है, 2 अक्टूबर आप सबको पता है महात्मा गांधी जयंती। तो 2 अक्टूबर 2014 से क्या है, स्वच्छ राजस्थान स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, ये ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, कुंभ श्याम मंदिर जिसका अन्य नाम मीरा मंदिर है, चित्तौड़गढ़ में खालिस्तान थी स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया। यानी जो कुंभ श्याम मंदिर या फिर मीरा मंदिर है उसके पास एक छतरी बनी हुई है, तो बताना है कि वो छतरी किसकी है, ये बताना है। क्या वो रायदास या स्वामी रविदास की है, मीरा की है, या महाराणा संग्राम सिंह प्रथम की है, या फिर महाराणा कुंभा की है, इनमें से बताओ। देखें, ये रायदास या स्वामी रविदास जो मीरा के क्या थे, गुरु थे, मीरा के गुरु थे, समझ गए, ये मीरा के गुरु थे ये। और कुंभ श्याम मंदिर के गर्भगृह में क्या बना हुआ है, मीरा मंदिर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में, ये भी ध्यान में रखना है। मीरा के पति का नाम क्या था, भोजराज सिंह। क्या नाम था, भोजराज सिंह, जिनका क्या है, जिनका देहांत कब हो गया था, 1526 में। कब हुआ था, 26 में। तो इनका देहांत होने के बाद, भोजराज का देहांत होने के बाद क्या है कि मीरा ने इस संसार की इस मोह जाल से उसका मन उठ गया था और वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। तो क्या है कि मीरा के गुरु का क्या नाम था, तो रविदास। और ये उसी मंदिर के पास यानी कुंभ श्याम मंदिर या फिर मीरा मंदिर के पास एक छतरी है, वो रायदास या फिर मीरा के गुरु स्वामी रविदास की बनी हुई है, ये ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है, स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण क्षेत्र के तहत, यानी ग्रामीण क्षेत्र में बताना है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान कब खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ घोषित हुआ। तो इसकी डेट बतानी है कि राजस्थान ने ग्रामीण में स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुद को ओडीएफ कब घोषित किया। तो इसमें बताना क्या, 2 अक्टूबर 2018 को, 31 मार्च 2018 को, 2 अक्टूबर 2019 को, या 10 दिसंबर 2018 को। तो ये बताना है आपको। तो इसमें आपके राइट आंसर होगा 31 मार्च 2018 को राजस्थान ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुद को ओडीएफ घोषित किया था। तो ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या नंबर 12, किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल, उस हॉल का नाम क्या है, सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया। तो आपको बताना है कि नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल यानी सुनहरी कोठी का निर्माण। सुनहरी कोठी कहाँ है, टोंक में। कहाँ है, टोंक में है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, ये बताना है आपको। क्या वो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान थे, या नवाब अमीर खान थे, या नवाब वाजिद अली शाह थे, या नवाब बिरजिस कदर थे। तो इनमें से बताना है जिसने सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया उनका नाम बताना है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है कि भारत की पहली शहरी साख समिति कहाँ स्थापित की गई। ये बताना है आपको कि भारत की पहली शहरी साख समिति कहाँ स्थापित की गई। क्या वो कांजीवरम में थी, या पुडुकोट्टई में थी, या फिर मसूलीपट्टनम में थी, या सेलम में थी। तो आपको बताना है कि भारत की पहली शहरी साख समिति सन 1904 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी, सन 1904 में स्थापित की गई थी। और वो कहाँ की गई थी, कांजीवरम में। कहाँ की गई थी, कांजीवरम में भारत की पहली शहरी साख समिति 1904 में स्थापित की गई थी, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है, शहरिया जनजाति की बस्ती को कहा जाता है, यानी शहरिया जनजाति है उसकी बस्ती को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या दे रखा है, शहराना, शहरोल, हताई, या गोत्र।
तो इसमें से बताना है कि जो शहरिया जनजाति की बस्ती है उसको क्या कहा जाता है। शहरोल शहरिया के गांव को कहा जाता है। जो शहरिया का गांव होता है उसको क्या कहा जाता है, शहरोल। आता ही जब दो आदमी या दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठ करके या दो से ज़्यादा भी व्यक्ति आपस में जो बातें करते हैं उनको क्या कहा जाता है, आता ही कहा जाता है। गोत्र, प्रत्येक जात की अलग अलग गोत्र होती है, वो सब आपको पता है। तो इसमें क्या है, शहराना जो शहरिया जनजाति है उसकी बस्ती को क्या कहा जाता है, शहराना। ये ध्यान में रखोगे, यानी ये जनजाति से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से ये एक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या नंबर 15 क्या दे रखा है, पहली बार प्राथमिक ग्राम दुग्ध उत्पादन समितियां रजिस्ट्रेड की गई। यानी पहली बार प्राथमिक ग्राम दुग्ध उत्पादन समितियां कब रजिस्ट्रेड की गई थी, ये आपको यानी वो डेट बतानी है जब पहली बार ग्राम दुग्ध उत्पादन समितियां रजिस्ट्रेड की गई थी। अक्टूबर 1944, अक्टूबर 1946, अक्टूबर 1948 और अक्टूबर 1950। तो इसमें आपका राइट आंसर है अक्टूबर 1946 में पहली बार देश में प्राथमिक ग्राम दुग्ध उत्पादन समितियां रजिस्ट्रेड की गई थी। कितनी समितियां थी, 2 समितियां थी। कितनी थी, 2 समितियां थी। नेक्स्ट, दे रखा है कि मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध कृति ढोला मारू, क्या ढोला मारू का चित्रांकन कब हुआ। यानी ढोला मारू का चित्रांकन है कब हुआ। जो मेवाड़ शैली की एक प्रसिद्ध कृति है उसका चित्रांकन कब हुआ, 1590, 1605, 1592 या फिर 1593। यानी ये निश्चित है कि ढोला मारू का जो चित्रांकन है वो महाराणा प्रताप के शासनकाल के समय हुआ। किसके समय हुआ, महाराणा प्रताप के शासनकाल के समय हुआ। शासनकाल के समय यानी शासनकाल में हुआ, ये ध्यान में रखना है आपको। कब हुआ तो आपको बताना है कि 1592 में, और अगर कहाँ हुआ तो बताना है चाउंड में हुआ। कहाँ हुआ, चाउंड में, जो महाराणा प्रताप की क्या थी, राजधानी थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन संख्या नंबर 17, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है। यानी आपको बताना है कि राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर है विख्यात है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में जयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा। यानी इन ऑप्शनों में से बताओ, देखिए कौन सा शहर है वो मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। तो कोटा, जिसको हम कहते हैं शिक्षा नगरी, क्या है, शिक्षा नगरी। अजमेर धार्मिक नगरी है, भीलवाड़ा वस्त्र नगरी। तो ये आपका आंसर होगा राइट, जयपुर। जयपुर को मूर्ति कला के लिए ये विख्यात है या फिर प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। जयपुर की मूर्तियां प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, क्या दे रखा है, केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश को अला जिलाई बाई ने किस राग में गाया था। ये केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश, ये गीत किसने गाया था, तो आपको बताना है कि अला जिलाई बाई ने गाया था। अब ये पूछ रहा है किस राग में गाया था, तो आपको बताना है क्या वो राग भोपाली थी या पिल्लू थी या फिर मांड थी या मेघ थी। इनमें से आपको बताना है कि जो ये केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश, ये जो गीत है ये किस राग में गाया गया था। ये एक गीत है वो किस राग में गाया था, तो आपका ऑप्शन सी यानी मांड में, मांड राग में ये गीत गाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। किसने गाया, तो किसने गाया, अला जिलाई बाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है, आयुष्मान भारत योजना के तहत पहला हेल्थ व वेलनेस सेंटर खोला गया। बताना है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत
पहला हेल्थ और वेलनेस सेंटर कब खोला गया, ये आपको बताना है। सॉरी, कहाँ खोला गया बताना है। क्या वो छत्तीसगढ़ में था, या महाराष्ट्र में, झारखंड में, या बिहार में? तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है, बताओ देखें कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पहला हेल्थ और वेलनेस सेंटर कहाँ खोला गया? तो इसमें आपके ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में खोला गया। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, पावना गीत कब गाया जाता है? पावना गीत कब गाया जाता है? क्या वो बेटी की विदाई पर गाया जाता है, ससुराल में जवाई के आगमन पर गाया जाता है, या बाई जी के आगमन पर, या फिर पुत्र पैदा होने पर? यानी ये लगभग तो पावना गीत तब गाया जाता है जब जो आप टारगेट लेके चले हो वो टारगेट पूरा करोगे, तब ये पावना गीत सुनने का मौका मिलेगा, है ना। इसमें क्या होता है कि ये कब गाया जाता है, ससुराल में जवाई के आगमन पर गाया जाता है, जिसमें क्या है कि मीठी मीठी गालियाँ निकाली जाती है इस गीत में, और उसी को क्या कहा जाता है, पावना गीत। जब ससुराल में जवाई के आगमन पर ये गाया जाता है। बेटी की विदाई पर तो क्या गाया जाता है, कोयल गाई जाती है। क्या गाई जाती है, कोयल गाई जाती है। ये भी ध्यान में रखना है, समझ गए। तो इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और हर दिन आपको इसी प्रकार से मैं 20-20 क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, हमारे क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।